देश में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस ने केवल साइबर क्राइम की अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों पर नकेल कस रही है, बल्कि जिन मोबाइल और सिम कार्ड का प्रयोग कर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें भी बड़ी मात्रा में ब्लॉक करवा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। पुलिस ने मार्च अप्रैल में चलाया स्पेशल ऑपरेशन। साइबर ठगों के 1 लाख से अधिक सिम कार्ड कराए बंद। 1,11,000 से अधिक मोबाइल हैंडसेट भी कराए बंद। ठगने से बचाए आम जन के 7 लाख रुपए। असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से खरीदी गई सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग कर की जा रही थी ठगी। पुलिस ने अब तक किए 60 मामले दर्ज। सस्ती दरों पर लोन, वाहन और दिलाने के नाम पर ठगी, सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल कर की जा रही थी ठगी। भरतपुर का मेवात इलाका साइबर ठगों की पहली पसंद है और मेवात में बैठकर साइबर ठग दूसरे राज्य के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए ठगों ने दूसरे राज्यों के सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग करना शुरू किया। साथ ही राजस्थान में कोई मुकदमा दर्ज ना हो, इसके लिए राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। डीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि जब दूसरे राज्यों की पुलिस लगातार भरतपुर के मेवात इलाके में आकर दबिश देने लगी, तब जाकर साइबर ठगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग की। इसके लिए राजस्थान पुलिस ने भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मदद मांगी, जिसके बाद मेवात इलाके में लगे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर डाटा के 6 करोड़ रिकॉर्ड का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में भरतपुर पुलिस ने, आईजी रेंज ने, एसपी भरतपुर ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की और 1 वर्ष के भीतर भीतर अब तक उन्होंने करीब 1 लाख सिम, जो 3 राज्यों के सिम थे, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। होता क्या है कि इन राज्यों से ये बल्क में परचेज करके साइबर अपराधी लाते हैं और उन सिम के माध्यम से यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग जो हैं साइबर क्राइम अपराधी, वो दूसरे राज्यों के विक्टिम्स को चुन के और उनके साथ ये धोखाधड़ी करते हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा हर जिले में साइबर थाने खोले गए हैं, जहां पर तैनात स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई जा रही है और उन्हें टेक्नो फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी साइबर सेल को मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर का मेवात इलाका साइबर ठगों का एक बड़ा गढ़ है और उसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर जिले में कई स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे दूसरे राज्यों से खरीदे गए अनवेरिफाइड सिम कार्ड और सिम कार्ड को प्रयोग करने के लिए प्रयोग किए जा रहे मोबाइल हैंडसेट की जानकारी जुटाई गई, जिसमें 41,000 से अधिक ऐसे सिम कार्ड के नंबर सामने आए जिनसे लगातार साइबर ठगी की जा रही थी और जिन नंबर को लेकर शिकायत रजिस्टर्ड थी। इसके बाद पुलिस ने यह पता लगाया कि जिन हैंडसेट का प्रयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उनमें ठग और कितने सिम कार्ड बदल बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। यह तमाम डाटा जुटाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 1 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,11,000 से अधिक मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक कराने का काम किया। वहीं पुलिस लगातार साइबर ठगों की हरकतों पर अपनी नजर बनाए हुए है और जैसे ही ठग नए सिम कार्ड और मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें अनआइडेंटिफाई कर ब्लॉक करवाया जा रहा है। कोटा के रानपुर फैक्ट्री में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। वहीं एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर लोगों की भीड़ मौजूद रही। मृतकों के परिजन मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 मजदूर फैक्ट्री में हौद में कचरा साफ करने उतरे थे। उसी समय 5 अचेत हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोटा में एक ऑयल फैक्ट्री के टैंक में कचरा साफ करने उतरे 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बेहोश हो गए। फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने उनको बाहर निकाला, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 की मौत होने की जानकारी दी और 3 घायलों का इलाज जारी है। मामला कोटा जिले के रानपुर थाना इलाके का है। आपको बता दें कि शिव एडिबल ऑयल फैक्ट्री में मजदूर कचरा साफ करने के लिए हौद में उतरे थे। हौद में उतरते ही सभी मजदूर अचेत हो गए।
राम रतन और लोकेश की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मजदूरों के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। मृतकों के परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग भी रखी। राम रतन पिछले 12 साल से फैक्ट्री में काम करता था। उसके 8 साल और 6 महीने का बच्चा है, जबकि लोकेश 10 साल से फैक्ट्री में काम करता था और 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 5 महीने की बेटी है। परिजनों की मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस भी लोगों से समझाइश कर रही है। मांग तो कोई आएगा तो उसके साथ में करेंगे। आखिरकार एक इंसान मरा है, इंसान की कोई कीमत तो नहीं होती, लेकिन जाति से भील है, गरीब लोग हैं, सुबह लाते हैं शाम को खाते हैं। एक के 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा है, तो इनको कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार कराए और या फैक्ट्री वाला कराए। इसी तरह की मौतें पहले मई शेड्यूल में हुई थी, आज से 7-8 साल पहले। 3 व्यक्ति मरे थे, 2 लाड़पुरा का और एक तादेड़ का। उनको फैक्ट्री वाले ने 5 लाख रुपए तो मौके पे दिए थे, 7-7 लाख रुपए बीमा कंपनी से दिलवाए थे, 12.5 लाख रुपए उनको दिया गया था। उसी प्रकार इन लोगों को भी मिलना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार 8 मजदूर मिलकर ट्रीटमेंट प्लांट के रूटीन मेंटेनेंस के काम में लगे। मौके पर सुपरवाइजर भी मौजूद था। मजदूरों ने सीढ़ियों से प्लांट में उतरकर लिक्विड निकाला। मलबा बचा हुआ था। गर्मी होने के कारण मलबे में गैस बनना शुरू हुई। एक मजदूर का सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते समय पैर फिसल गया। वो ट्रीटमेंट प्लांट में मुंह के बल गिरा। ऑक्सीजन नहीं मिलने से बेहोश भी हो गया और फिर दूसरा उसे निकालने नीचे उतरा तो वो भी अचेत होकर गिर गया। जैसे तैसे आसपास मौजूद मजदूरों ने दोनों को बाहर निकाला। इस जद्दोजहद में कुछ मजदूर अचेत हो गए। इधर फैक्ट्री मैनेजर का कहना है कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान घटना हुई है। एक मजदूर तो पहली बार काम पर आया था। घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई है। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी में सोयाबीन की स्लज जमा थी। उसको साफ करने 5 मजदूर प्लांट में उतरे। जहरीली गैस का रिसाव होने से 5 मजदूर बेहोश हो गए। इनमें से 2 को ब्रेन डेड बताया। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहाँ ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो था उसमें सोयाबीन की स्लज इन्होंने जमा की हुई थी। उसको साफ़ करने के लिए 5 मजदूर नीचे ईटीपी प्लांट में उतरे हुए थे। मौके पे कुछ जहरीली गैसों का रिसाव होने की वजह से 2 मजदूर तो वहीं बेहोश जैसी स्थिति में आ गए। बाकी 3 और भी बेहोश हो गए थे, उनको भी साथ लेके आए। 5 को मैत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मजदूर वहाँ ब्रॉड डेड बताए गए। बाकी 3 जो हैं उनका अभी वहाँ मौके पे इलाज चल रहा है। तो खबर अब जालोर के भादराजून थाना इलाके के करवाड़ा गांव के एक खेत में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक अपने ससुराल प्रतापगढ़ आया हुआ था और अल सुबह खेत में मृतक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। देखें पूरी रिपोर्ट। संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला शव। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीण। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। पुलिस ने जुटाए हत्या के साक्ष्य। कवराडा गांव के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन हत्या का अंदेशा जाहिर करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद माहौल आक्रोशित हो गया। जानकारी के मुताबिक सुबह ग्रामीणों ने खेत में युवक की लाश देखी, जिसकी सूचना गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मृतक की पहचान भावरी निवासी हरीश कुमार सरगरा के रूप में हुई। हरीश पुत्र पप्पूराम जी, निवासी कुलथाना भावरी, ससुराल में आया हुआ था यहाँ भादराजून थाने में। और आज सुबह उसकी बॉडी मिली थी कवराड़ा के पास। उसका पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट दी और आगे जांच कर रहे हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। इधर परिवारजनों से भी पुलिस ने बातचीत की, जिस पर उन्होंने शव को आरोपियों के गिरफ्तार नहीं होने तक मौके पर लेने से मना कर दिया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर रतन देवासी डीवाईएसपी जालौर मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से आवश्यक जानकारी ली। लेकिन परिजन और समाज बंधु आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। वहीं एक बार समाज बंधु आक्रोशित भी हुए, जिस पर डीवाईएसपी ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन वह नहीं माने। डीवाईएसपी के समझाने पर परिजन माने, तब जाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुत्र किया। खबर अब उदयपुर के हाथीपोल थाना इलाके से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया चोर गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दर्जन भर से ज्यादा बाइकें बरामद की हैं। अहम बात यह है कि चोरों की गैंग सरकारी हॉस्पिटल पार्किंग से ये बाइक चुराते थे। देखें पूरा मामला।
उदयपुर में 007 नाम की यह चोर गैंग बाघपुरा और झाड़ोल में सक्रिय है। इस गैंग को रूपा, मुकेश, हरीश और कालू संचालित करते हैं। गैंग का काम रात में हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देना है। साथ ही इस गैंग के सदस्य शहर से बाइक चुराकर उन्हें बेच देते हैं। पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ा है, जिनमें कन्हैयालाल, संतोष, भगवती लाल, रमेश और महेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसके अंदर 5 अभियुक्तों को अभी हिरासत में लिया है और गिरफ्तार किया है, जिनसे तकरीबन 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है और 2 अभियुक्त अभी और भी वांछित है, जिनसे काफ़ी मात्रा में मोटरसाइकिल और बरामद होने की आशंका है। ये सारी मोटरसाइकिलें हॉस्पिटल परिसर और मधुबन और बैंक क्षेत्र से इन्होंने चोरी करी हैं, अधिकतर ज़्यादातर, और शहर के अन्य क्षेत्रों से भी चोरी करी है। इनका क्षेत्र सारा यहाँ से रात्रि के समय गुपचुप करके और मोटरसाइकिलों को लेके बाघपुरा और झाड़ोल क्षेत्र के अंदर लेके जाते। ये सभी अपराधी कन्हैयालाल, संतोष, भगवती लाल, रमेश और महेश 5 जो अभी गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी 2 वांछित और हैं। सभी झाड़ोल, फलासिया, बाघपुरा क्षेत्र के हैं और इनसे 16 मोटरसाइकिलें कुल अभी तक बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित त्रिलोक कुमार सुथार ने हाथीपोल थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि वह अपनी बहन का इलाज कराने महाराणा भूपाल हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाने से पहले उसने बाहर अपनी बाइक पार्क कर दी, जिसके बाद जब वो वापस लौटा तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। इस पर पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। कांस्टेबल रमेश को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 युवक शिक्षा भवन चौराहे पर चोरी की बाइक बेचने की वार्ता कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने जाब्ता मौके पर भेजा और दोनों को थाने लाकर पूछताछ की। दोनों ने हॉस्पिटल पार्किंग से बाइक चुराना स्वीकार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही अन्य 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी के बजाज नगर थाना और मुहाना थाना इलाके में यहाँ पे एक मैरिज गार्डन से 4 नाबालिग बच्चे लाखों रुपए का बैग और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। जेवरात और नकदी से भरे बैग के गायब होने की जानकारी मिलने पर यह कार्यक्रम में हड़कंप मच गया, जिस पर गार्डन में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी में 4 नाबालिग बच्चे बैग चोरी करते हुए और गार्डन से भागते हुए दिखाई दिए। देखें पूरी रिपोर्ट। शादी में चोरी की वारदातों ने पुलिस की उड़ाई नींद। 8 से 13 साल के बच्चे सबसे ज्यादा इस गैंग में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संचालित होती है गैंग। साल भर की चोरी करने के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट। बजाज नगर थाना पुलिस ने बताया कि आदिनाथ नगर स्थित मैरिज गार्डन में विवाह की वर्षगांठ का कार्यक्रम रखा हुआ था। कार्यक्रम के दौरान एक बालक अचानक स्टेज के सामने जाता है और साइड में रखे हुए एक बैग जिसमें सोने चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के, 80 गेस्टों के द्वारा दिए गए लिफाफे चोरी कर फरार हो गया। इस पर गार्डन में लगे सीसीटीवी चेक किए गए, जिसमें 2 बच्चों के द्वारा वारदात करना सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी में दिखाई दे रहे बच्चे की तलाश की जा रही है। इधर जांच में सामने आया है कि इस तरह की वारदात मध्य प्रदेश की गैंग करती है। यह लोग 2 से 3 महीने के लिए राजस्थान आते हैं और यहाँ पर होने वाली शादी समारोह और बड़े कार्यक्रमों में अच्छे कपड़े पहनाकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। यह बच्चे शातिर होते हैं, समय रहते ही बैग चालाकी से गायब कर देते हैं। बच्चे होने कारण इन पर कोई शक भी नहीं करता। एक वारदात करने के बाद यह दूसरे जिले में चले जाते हैं, जिससे यह पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाते हैं। वहीं मुहाना थाना इलाके में मैरिज गार्डन से जेवर और नकदी से भरा बैग चुराकर फरार हो गए। चोरी वाली गैंग के सदस्य दूल्हे या दुल्हन के ऐसे रिश्तेदार को निशाना बनाते हैं जिनके पास में बैग होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद उनके इर्द गिर्द गैंग के सदस्यों द्वारा बच्चों को भेजा जाता है। यह बच्चे चिन्हित व्यक्ति के पास ही घूमते और खेलते रहते हैं, जिसके चलते किसी को शक भी नहीं होता और मौका मिलते ही बच्चे बैग चुरा लेते हैं। इसके बाद बच्चे भागकर सीधा मैरिज गार्डन के बाहर मौजूद गैंग के सदस्यों के पास पहुंचते हैं और गैंग शहर छोड़कर फरार हो जाती है। पुलिस के आला अधिकारियों का भी कहना है कि मैरिज गार्डन में घूमने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए और कीमती सामान से भरा बैग कहीं भी रखने की जगह एक जिम्मेदार आदमी को सौंपा जाए। इसके साथ ही शादी वाले घर को सूना छोड़ने की बजाय गार्ड की सुरक्षा में रखा जाए। पुलिस भी अपने स्तर पर गैंग को दबोचने का प्रयास कर रही है और ऐसे मैरिज गार्डन जहां की चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं, वहां सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। लेकिन पुलिस के यह वादे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा गैंग को ऑपरेट करने वाली गैंग में ना तो पुलिस का डर नजर आ रहा है और ना ही पकड़े जाने का खौफ। आपको बता दें कि शादियों में चोरी करने के लिए नाबालिग बच्चों की पूरी गैंग होती है।
थोड़े दिन पहले जब पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया तो पुलिस भी दंग रह गई, जिसमें नाबालिग ने बताया कि 8 से 13 साल के बच्चे सबसे ज्यादा इस गैंग में हैं, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संचालित होती है। इन चोरों का टारगेट केवल शादी समारोह होता है, जहां आसानी से प्रवेश किया जा सके। इन चोरों का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनकी बकायदा ट्रेनिंग होती है। इन्हें उठना, बैठना, चलना, बोलना सब सिखाया जाता है। यही नहीं, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, लंबी रूट की एसी ट्रेन, प्लेन तक में इन्हें लेकर जाते हैं और बड़े लोगों के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। ऐसे ही मामलों में कमी लाने के लिए और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। अब देखना यह है कि पुलिस कितना जल्दी ऐसी गैंग का पर्दाफाश करती है या यह सब ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।